हाय गाइस, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कल ना मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बात की थी इसके बारे में कि जो एना कैरेनिना है क्यों हमें पढ़नी चाहिए, वाई टू रीड दैट बुक। अब कई लोगों को वो वीडियो काफ़ी अच्छा लगा और नीचे लोगों ने रिक्वेस्ट करके बोला कि आप थोड़ा सा हमें इस किताब के बारे में और बताइए, थोड़ा डिटेल में बताइए। तो ये वीडियो इसी के ऊपर है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है क्यों किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए। तो अब एग्जैक्टली है क्या इस कहानी में, ठीक है। इस कहानी में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको टॉलस्टॉय के बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा कि जब वो इस कहानी को लिख रहे थे तो उनके दिमाग में आइडियाज़ क्या चल रहे थे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा था। ये कहानी लिखी है टॉलस्टॉय ने 1870 के आसपास। इससे पहले ये अपना एक बहुत बड़ा वर्क लिख चुके थे टॉलस्टॉय, वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस एक अपने आप में बड़ा एक मैग्नम ओपस है, बहुत बड़ा वर्क माना जाता है लिटरेचर के फील्ड में। तो वॉर एंड पीस लिखने के बाद ये सोच रहे थे मैं लिखूँ किस पे, इनके दिमाग में आइडिया नहीं आ रहे थे, ठीक है। ये स्टक हो गए थे कि लिखना आप कैसे है, क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ, ठीक है। नाम इनको मिल गया था, फेम इनको मिल गया था, तो अभी ये कहानी सोच ही रहे थे। तो इतने में क्या होता है कि इनके पड़ोस में एक लड़की सुसाइड कर लेती है, ठीक है। वो ट्रेन के सामने आके कूद जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। अब हुआ क्या था, वो जो लड़की थी इनके पड़ोस में, उसका जो हस्बैंड था उसका अफेयर कहीं और चल रहा था, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। जब वो उस लड़की को उसके बारे में मालूम पड़ा, अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने ट्रेन के आगे कूद के अपनी जान दे दी। तो टॉलस्टॉय पे इस इंसिडेंट का बहुत इफेक्ट पड़ा था। टॉलस्टॉय वहाँ पे गए भी थे जब जो उसकी डेड बॉडी थी लड़की की। टॉलस्टॉय ने उसको देखा, सामने पूरा जो इंसिडेंट था, जो पूरा माहौल था, वो टॉलस्टॉय के वो चीज़ ना अंदर बैठ गई, ठीक है। बाद में जब उस लड़की का पोस्टमार्टम हुआ था तो वो रिपोर्ट भी देखी थी, वहाँ भी गए थे वो। तो ये जो पूरा इंसिडेंट था इसने टॉलस्टॉय को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था, ठीक है। अब वो जो इनफैक्ट वो जो लड़की थी, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, जब मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, वो बहुत खूबसूरत थी, ठीक है। उसकी जो उसकी आँखें थी, जो उसकी और जो उसके बाल थे, जो उसका चेहरा था, बिल्कुल सेम टू सेम वही डिस्क्रिप्शन टॉलस्टॉय ने एना कैरेनिना जो किताब लिखी है उसमें जो उनके सेंटर कैरेक्टर है, जो लेडी है जिसके ऊपर एक कहानी है पूरी, एना, उसको बिल्कुल वैसे ही डिस्क्राइब किया है, सेम टू सेम। वही आंखें दिखाई हैं, वही उसका फेस कट दिखाया है, वही उसके बाल दिखाए हैं, वही एकदम से जो पूरा पर्सनैलिटी है वही बिल्कुल वही उस कैरेक्टर में उसको उतारा है लड़की को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राइटर की लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा होता है आसपास, तभी वो उसको लिख पाता है, अदरवाइज वो आइडिया कहाँ से कंसीव करेगा। तो ये मैं थोड़ा आपको बताया ये कहानी का लिंक कैसे है। अब आते हैं कहानी पे, कहानी में एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। ये कहानी दो पार्ट में है। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वाई टू रीड एना कैरेनिना, इसलिए मैंने बोला पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए तो आप थोड़ा ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे इस वीडियो को। तो इस एना कैरेनिना में दो कहानियाँ हैं, ठीक है। तो जो पहली कहानी है इसमें जो सेंटर कैरेक्टर है वो एक लेडी है, उसका नाम है एना, ठीक है। अब ये जो एना है ये एक अफेयर में पड़ जाती है। शी इज़ मैरिड, उसका एक ऑलरेडी बच्चा है, बट फिर भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेती है एक बंदे के साथ, उसका नाम है व्रोंस्की, ठीक है। व्रोंस्की के साथ उसका अफेयर हो जाता है। अब ये इस पूरी कहानी में जो मॉरल क्वेश्चंस हैं वो आएंगे दिमाग में, क्या उसने ठीक किया, क्या उसने ठीक नहीं किया, ठीक है। और जो अगर उसने ऐसा किया तो उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है, वेदर इट इज़ राइट और वेदर इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो एग्जैक्टली टॉलस्टॉय क्या करता है, टॉलस्टॉय आपको एक मिरर की तरह दिखाता है, एक आईने की तरह आपको दिखाएगा वो कैरेक्टर्स को। जब आप कहानी को स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो वो जो शीशा है थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी में आगे जाएंगे वो शीशा साफ होता जाएगा। उसने वो टॉलस्टॉय कैरेक्टर बनाता भी ऐसे है, ऐसा नहीं कि पहले चैप्टर में ही आपको मालूम पड़ जाएगा एना के बारे में कि एना ऐसी है ऐसी है ऐसी है, नहीं, स्टार्टिंग में आपको हल्का सा हिंट देगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, स्टार्टिंग में जो कैरेक्टर होगा वो आईने की तरह है, उस पर धूल जमी है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे वो धूल हटती जाएगी। तो ये टॉलस्टॉय का तरीका है कैरेक्टर को समझाने का, ठीक है। तो ये पहली चीज़ है। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे कहानी आगे जाती है, ठीक है, उसमें काफ़ी टर्न्स आने स्टार्ट होंगे और दोनों साइड वो दिखाएगा कि अगर वो कैरेक्टर ऐसा कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर कोई कैरेक्टर को आप गुड मानते हो तो वो गुड क्यों है, उसको बैड मानते हो तो वो बैड क्यों है, उसकी सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, क्यों ऐसा कर रहा है, तो पूरा वो दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है। डायरेक्टली नहीं बोलता वो कि ये बैड है या गुड है,
बट वो एक मिरर की तरह आपको दिखा देगा, ये आईना है, देख लो, अब अपने आप डिसाइड करो आप। ठीक है, तो ये इसकी टॉल्स्टॉय की राइटिंग में। अब होता क्या, कहानी में अगर बोलूँ तो इस कहानी में दिखाया कि पहले जो एना है वो खुद स्टार्टिंग में, एना जो नॉवल की स्टार्टिंग होती है तो उसमें एना का ना भाई होता है स्टीफन। ठीक है, तो स्टीफन खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेता है। ठीक है, वो उसके घर में एक ट्यूशन टीचर आती थी पढ़ाने उसके बच्चों को, फ्रेंच गवर्नेंस थी तो उस टाइम जो ट्यूशन टीचर है उसको हम लोग गवर्नेंस बोलते थे, तो फ्रेंच पढ़ाने आती थी उसके बच्चों को, स्टीफन के। तो स्टीफन का अफेयर उससे हो जाता है और स्टीफन का अपनी वाइफ से बहुत झगड़ा हो जाता है, बहुत ग्रजेस आ जाते हैं। तो स्टीफन की लाइफ में चल रही प्रॉब्लम, और स्टीफन किसका भाई है, एना का। तो स्टार्टिंग में टॉल्स्टॉय ने दिखाया है कि ये जो स्टीफन है, जिसके घर में जो कलेश हो गया है, प्रॉब्लम्स हो गई हैं, इसको सॉल्व करने आ रही है इसकी बहन एना। ठीक है, लेकिन बाद में ये एना ये खुद एक्स्ट्रा मैरिटल कर लेती है व्रॉन्स्की के साथ, एक दूसरा एक बंदा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसको टॉल्स्टॉय ने दिखाया ये बहुत ऊपर है, शी इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ हिज ब्रदर, जो उसका ब्रदर है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उसकी फैमिली लाइफ खराब हो गई है, तो एना ने उसको सॉल्व कराया। तो स्टार्टिंग में उसको ऊपर दिखाया, लेकिन बाद में एना का फॉल दिखाया कहानी में, व्हेन शी हरसेल्फ वो एडल्ट्री कर लेती है, खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चली जाती है, तो बाद में इसका फॉल दिखाया है। और एंड में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, टॉल्स्टॉय ने रियल लाइफ में जो इंसिडेंट देखा था वो ही है, एना कैरेनिना जो है वो ट्रेन के आगे जाके अपने आप को शी किल्स हरसेल्फ, सुसाइड कर लेती है। ठीक है, लेकिन अब कहानी यहीं पे एंड नहीं हो रही है, ये आप समझने की कोशिश करो। टॉल्स्टॉय ने खाली ये जो स्टोरी बनाई है खाली एडल्ट्री का राउंड नहीं है, खाली एक अफेयर का राउंड नहीं है, वो कोई इसमें मिर्च मसाला नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, उनका था कि जो डीप मॉरल क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, उस पर क्वेश्चन वो उठाते हैं और उसको एक मिरर की तरह दिखाते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी फिलोसफिकल डेप्थ भी है, मॉरल क्वेश्चंस भी इस पर उठ के आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो एक चीज़ ये है, सेकंड इसमें थीम अगर मैं बोलूँ किताब में ये है कि एक जो अच्छी लाइफ है, एक जो अच्छी हैप्पी लाइफ है वो किसकी हो सकती है। किसको आप बोलेंगे कि यार ये ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ, ये ज़िंदगी अच्छी है। हैप्पी लाइफ कैसे डिसाइड करेंगे कि यार ये आइडियल लाइफ है, यार ये हैप्पी लाइफ है। तो अब इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं जिसका कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया। जैसे मैंने बोला, एना का जो भाई स्टीफन है वो बहुत पैसे वाला है, उसके पास सब कुछ है, ज़मीन है, जायदाद है, लोग उसे पसंद करते हैं, अच्छा खासा नाम शोहरत है, सब कुछ है, बट इंटरनली ही इज़ वेरी एम्प्टी। इंटरनली वो एम्प्टी होता है, वुमनाइजर है, ठीक है, हीडोनिस्ट है, प्लेयर सीकर है, सिर्फ प्लेयर के पीछे भागता रहता है, लेकिन इंटरनली एम्प्टी होता है। फैमिली लाइफ उसकी बहुत ज़्यादा करप्ट होती है। ठीक है, फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक है, मैंने बोला था उसकी वाइफ से उसका ग्रजेस आ जाते हैं, बिकॉज वो कंटिन्यूसली सीरियल वुमेनाइजिंग करता है, बार बार उसको वो धोखा देता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब होता क्या है कि बाहर से वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है सबको, भाई पैसा है, नाम है, शोहरत है, दुनिया उसके आगे पीछे गुणगान कर रही है, तो लोगों को लगता है ये एक हैप्पी लाइफ है। ठीक है, और प्लेयर सीकर है, हीडोनिस्ट है। ठीक है, और खुद भी थोड़ा केयर फ्री सा रहता है वो। अगर आप उसका कैरेक्टर पढ़ेंगे स्टीफन का तो ऐसा दिखाया गया, बड़ा केयर फ्री सा बंदा है, खुश रहता है, ज़्यादा टेंशन लेता नहीं हो। ठीक है, बार बार सीरियल ऑफेंडर है, उसकी वाइफ भी जो उसको पकड़ लेती है कि उसका अफेयर हो रहा था फ्रेंच गवर्नेंस के साथ, अपने ही घर में जो ट्यूशन टीचर आती है उससे अफेयर था, फिर भी वो बड़ा उसको कूल सा दिखाया गया है। तो अब क्या ये हैप्पी है, या फिर एक बंदा और है कहानी में जिसके ऊपर सेकंड कहानी है। इस पूरी एना कैरेनिना में दो कहानियां हैं, एक एना की कहानी है, एक और कहानी है दूसरे बंदे की, इसका नाम है लेविन। अब लेविन रहता है, पैसे वाला है और समझ लीजिए किसान है। ठीक है, कंट्री साइड में रहता है, एक तरह से गांव में रहता है, किसान आदमी है, और लेकिन पैसे वाला है, ज़मीन उसके पास काफ़ी है, लेकिन जो ज़िंदगी उसकी है उसमें लग्जरी नहीं है, बड़ी सिंपल लाइफ जीता है, बहुत ही सिंपल सी लाइफ है। ठीक है, अब ढूंढ ये भी रहा होता है कि लाइफ का मीनिंग क्या है, लाइफ अच्छी लाइफ क्या होती है, हैप्पीनेस किससे मिले क्या नहीं मिले। तो जब ये अपने दोस्त से मिलने आता है, स्टीफन इसका दोस्त होता है, तो उससे जब शहर में मिलने आता है तो उसको कहीं जगह उसको एम्बेरसमेंट भी फील होता है कि यार मैं तो बड़ी अच्छी लाइफ नहीं जी रहा। ठीक है, मैं शायद थोड़ा सा मैं उसको फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि यार इसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी चल रही है, गाड़ी है, बंगला है, कारें हैं, लोग इसके आसपास घूमते हैं, ठीक है, और बड़ी चकाचौंध वाली ज़िंदगी है ना उसकी। ठीक है, ही इज़ लिविंग अ वेरी हाईली मटेरियलिस्टिक लाइफ। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होता है कि कहीं यार पीछे तो नहीं रह गया लाइफ में, कहीं मेरे में कुछ कमियां तो नहीं है। ठीक, उसको एहसास होता है जब भी वो स्टीफन से मिलने आता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे जाती है चीज़ें चेंज होती हैं। टॉल्स्टॉय ये दिखाएगा जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी चेंजेस आएंगे। ठीक है, चेंजेस कैसे आएंगे, तो जब वो स्टीफन से मिलने आता है तो उसके अंदर एक एम्प्टीनेस दोबारा आती है, उसको खुद पे वो लगता है कि यार कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा ज़िंदगी में, ज़िंदगी का आइडियल लाइफ स्टीफन तो नहीं जी रहा, मेरे तो ज़िंदगी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा।
ठीक है, मेरी लाइफ में उतना सोर्सेज ऑफ प्लेयर नहीं है, इतनी लग्जरी नहीं है, चकाचौंध नहीं है, तो उसको डाउट उठता है, सेल्फ डाउट हो रहा है। ठीक है, जब भी वो मिल के जाता है स्टीफन से, लेकिन जब वापस चला जाता है और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है, तो ये सर्च तो कर ही रहा था। ठीक है, जो लेवन है, अब ये देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, लेवन जो है, लेवन का स्टार्टिंग में वर्ड यूज हो रहा है लेवन में LEVIN, LEV। तो जो लियो टॉल्स्टॉय जिसको आप बोलते हो ना, उसका असली नाम था लेव टॉल्स्टॉय। तो ये लेवन का जो LEV है और जो लियो टॉल्स्टॉय का जो लेव टॉल्स्टॉय नाम है, ये दोनों सेम है। तो जो लेवन है ना, वो टॉल्स्टॉय खुद ही थे, उनका ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर है लेवन, वो खुद ही थे टॉल्स्टॉय, क्योंकि खुद टॉल्स्टॉय भी ऐसी जिंदगी जीते थे, पैसे वाले थे लेकिन कंट्री साइड में रहते थे। ठीक है, मॉस्को से दूर वहाँ रहते थे, खेती बाड़ी वो भी करते थे, सिंपल लाइफ जीते थे। और टॉल्स्टॉय के साथ भी एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स थी, वो भी सोचते थे मैं यहाँ पे क्यों, दुनिया में क्या मीनिंग है, एक हैप्पी लाइफ कैसे हो सकती है, अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। ये क्वेश्चंस लेवन को भी आते हैं। जो पार्ट 2 है वो उसी के राउंड है कहानी का। तो पार्ट 2 में एक जगह क्या होता है, जो लेवन है उसके बड़ा सा उसके पास ज़मीन है, वहाँ पे बहुत सारे उसके नीचे लोग काम करते हैं। तो ऐसी एक किसान सा होता है, ठीक है, एक पेजेंट है, उससे जाके वो बात करता है लेवन। जब उससे बात कर रहा होता है तो उससे बात करते करते उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये एक नॉर्मल सा पेजेंट है, ठीक है, इस पर कोई इतना ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, इतना पैसा नहीं है, बट ही इज़ हैप्पी। एंड डिस्पाइट द फैक्ट आई एम सच अ वेल्दी लैंड ओनर, बट आई एम नॉट हैप्पी, सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो जब वो उस पेजेंट को देखता है, उसको मालूम पड़ता है कि यार खुशी तो सिंपल ज़िंदगी में, मैं कहाँ भागा दौड़ी कर रहा हूँ, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ठीक है, तो वो उसके लिए ना एक अवेकनिंग का मूवमेंट है, एपिफेनी का मूवमेंट जिसको बोलते हो। तो वहाँ पे उसको एक अवेकनिंग होती है, जो ज़िंदगी में हैप्पीनेस जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो सिंपल लाइफ में। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसकी लाइफ में एक फुलफिलमेंट की फीलिंग दिखाई है टॉल्स्टॉय ने। ठीक है, तो इस तरह से ये अगर मैं बोलूँ तो पूरी कहानी है। बाकी ये भी एक क्वेश्चन उठता है मेरे दिमाग में जब मैं इसको पढ़ रहा था, क्या टॉल्स्टॉय ने दिखा तो दिया, कहानी पूरी बना दी, सब कुछ बना दी, बट क्या खुद टॉल्स्टॉय को ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन मिली? और सच बोलूँ तो मुझे लगता नहीं है मिली, क्योंकि आप किताबों में क्या लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, बट आपकी ज़िंदगी जो क्या होती है वो ज़्यादा रियलिटी बताती है। मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्या है। टॉल्स्टॉय ने जब एक किताब लिखने बैठे थे, जब उनकी किताब में आइडिया आया था तो बड़े एक्साइटेड हुए। शुरू में उन्होंने बहुत लिखा, ठीक है, और उनको लगता था मैं 2 महीने में किताब खत्म कर दूंगा। लेकिन जब लिखना उन्होंने शुरू करा, कुछ दिन लिखा, तो फिर ये एकदम इनका मन हट गया किताब से, तो उन्होंने लिखना छोड़ दिया। और ये किताब भी पब्लिश ऐसे नहीं हुई, एक बार में पूरी पब्लिश हो गई। ठीक है, एक बड़ा सा एक जर्नल टाइप का होता था, उसमें निकलता था, कुछ पहले 10-12 चैप्टर निकल गए, फिर लंबे टाइम तक के लिए गैप हो गया, फिर 10-12 चैप्टर निकल गए, लंबे टाइम तक के लिए गैप हो गया। टॉल्स्टॉय को लगा था 2 महीने में किताब खत्म कर देंगे। शुरू में बड़ा एक्साइटेड होता है आदमी, लेकिन 10-12 दिन लिखा, फिर इनका मन ही हट गया। तो इनका जो पब्लिशर था, इनके दोस्त थे, कहते थे भाई लिखो, तुम लिखते क्यों नहीं, पब्लिक तुम्हारा वेट कर रही है, कहानी अच्छी लिखते थे। ही वॉज अ वेरी गुड राइटर। ये तो बोला जाता है कि दुनिया अगर कभी लिखेगी, इफ द वर्ल्ड विल राइट इफ द वर्ल्ड विल एवर राइट इटसेल्फ, इट विल राइट लाइक लियो टॉल्स्टॉय। मतलब दुनिया, अगर ये दुनिया है, ये जो वर्ल्ड अगर खुद से कभी लिखने बैठे तो टॉल्स्टॉय की तरह लिखेगी। इतना बड़ा नाम था टॉल्स्टॉय का, इतने बड़ा उसको टाइटल मिला हुआ था। तो लोगों ने बोला भाई लिखो आगे, 10-12 चैप्टर लिख दिया, आगे लिखते क्यों नहीं। तो ये कहते थे पब्लिशर को, दोस्तों को, कि यार मेरा मन नहीं करता, ये पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, बेकार सा लिख दिया मैंने, बकवास सा। ठीक है, भूल जाओ इसको, छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए, पैसे वैसे छोड़ो उसको, मैं लिखना ही नहीं चाहता। बस फिर बड़े मन मार के कुछ टाइम बाद दोबारा इनको चलो लिख लेता हूँ। करते करते जो काम इन्होंने 2 महीने में करना था, कहते हैं 4 से 5 साल लग गए, कुछ जगह तो बोला गया 10 साल भी लगे। ठीक है, तो बड़े ब्रेक्स में आया है, खुद का इनका मन हट गया था किताब से। तो इसमें ये सोच पाना बहुत मुश्किल है कि सच में जो उन्होंने दिखाया है कहानी में, सच में उनको एग्जिस्टेंशियल जो क्राइसिस हुई, उसका सॉल्यूशन जो उन्होंने लेवन के थ्रू दिखाया, इनको खुद मिला वो, ये अपने आप में क्वेश्चन है। क्योंकि लाइफ इसके बाद उन्होंने जैसे किताबें लिखी हैं, ठीक है, कन्फेशंस लिखी, डेथ ऑफ इवान इलियच लिखी, ठीक है, तो जब वो ये उस स्टेज तक पहुंचे थे ना टॉल्स्टॉय, तब तक वो बोलते थे कि वॉर एंड पीस और एना करेनिना ये 2 बड़े बिग जाइंट्स हैं, जिसकी वजह से टॉल्स्टॉय को मेन फेम मिला। टॉल्स्टॉय बोलते थे कि ये दोनों ही किताबें मेरी बेकार हैं, ये तो मैंने ऐसी लिख दी हैं, इनमें कोई दम नहीं है। मेरी जो रियल वो है, जो मेरे वो हैं थॉट्स हैं, जो मैं रियल हूँ, वो कन्फेशंस और उसमें निकल के आता है, डेथ ऑफ इवान इलियच में। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि एना करेनिना में जो उन्होंने एग्जिस्टेंशियल की जो प्रॉब्लम सॉल्व करी है, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस की लेवन के थ्रू, वो सच में वो अपनी ज़िंदगी में उतार पाए या सच में उनको सोल्यूशन मिला ना मिला, ये कहना मुश्किल है। इनफैक्ट जो उनकी जो जिस तरह से लास्ट के स्टेजेस में उनकी जो डेथ भी हुई है, ठीक है, ये बहुत अच्छी इसके ऊपर एक मूवी है, द लास्ट स्टेशन, वो देखना, इससे आपको मालूम पड़ेगा टॉल्स्टॉय के आखिरी के दिन। टॉल्स्टॉय आखिरी के दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। इनफैक्ट उनका अपनी वाइफ से बनती नहीं थी, तो अपनी वाइफ को छोड़ के एक दिन वो अकेले निकल गए थे।
ठीक है, रात के अंधेरे में, ठंड का टाइम था, तो कई दिन तक वो ट्रेन में भटकते रहे, अलग अलग स्टेशन पे गए और एंड में जाके फिर एक जगह ट्रेन रुकती है। ठंड बहुत ज़्यादा थी, इनको ठंड की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो वहाँ पे जब वो उतरे स्टेशन पे तो लोग इनको पहचान गए, टीटी जो वहाँ का जो स्टेशन मास्टर था उसने पहचान लिया, क्योंकि टॉलस्टॉय वर्ल्ड फेमस थे। तो उन्होंने कहा लियो टॉलस्टॉय है, तबीयत ख़राब है। तो फिर वहाँ पर उनको रूम दिया स्टेशन पर ही। तो वहाँ पर फिर एंड में पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई, सब इकट्ठे हो गए, दुनिया भर में बात फैल गई रशिया में कि टॉलस्टॉय की तबीयत ख़राब है और लास्ट स्टेज पे हैं, ठीक है, वो डेथ बेड पे हैं। सब लोग थे इनके आसपास, इनकी वाइफ भी थी, और वहाँ पे फिर इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि सच में ये एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए नहीं कर पाए। बातें इन्होंने बहुत करी, लिखा इन्होंने बहुत, बट क्या सच में उनको कंटेंटमेंट मिली या नहीं मिली ये कहना मुश्किल है। बट एटलीस्ट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इनर स्टेट मुझे नहीं मालूम कि एंड के स्टेट में टॉलस्टॉय के अंदर क्या चल रहा था। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। हो सकता है मिल गई हो सकता है ना भी मिली हो, बट एटलीस्ट जो एना कैरेना मैंने दिखाने की कोशिश करी है वो मुझे लगता नहीं इनको मिली है, क्योंकि अगर उनको वो मिल गई होती तो एक कन्फेशंस और डेथ ऑफ विवियन इलियट और ये जो उनके साथ हुआ लास्ट के स्टेजेस में, जैसे जो मैंने बोला था घर छोड़ के चले गए और फिर इनकी यहाँ पे ठंड लग गई, इनकी डेथ हो गई, तो ये सब चीज़ें नहीं होती। अगर आदमी इतना कंटेंट हो जाता है तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, ठीक है। और शायद वो जो किताबें जिन्होंने जन्म लिया, कन्फेशंस और डेथ ऑफ विवियन इलियट, वो भी नहीं निकलती, ठीक है। तो किताब एक अलग चीज़ होती है, आप लिख सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सच में उससे आपको रियल में आंसर्स मिल भी जाएँ ज़िंदगी के। तो ये जो मैंने पूरा पढ़ा, मैंने उस हिसाब से आपको बताया एना कैरेना के बारे में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आप चाहते हैं और जानना एना कैरेना के बारे में और डेप्थ में बताऊं तो मैं इसको और डेप्थ में भी लेके जा सकता हूं। बट ये डिपेंड करेगा कि आपका इस वीडियो पर रिस्पांस कैसा आता है, आप किस तरह के कमेंट्स करते हैं। अगर इस पर ज़्यादा कमेंट आएंगे, ज़्यादा लाइक आएंगे, लगेगा मुझे रिस्पॉन्स अच्छा है आप लोगों का, तो मैं डेफिनेटली इसको आगे भी कंटिन्यू करूँगा एना कैरेना को, ठीक है। तो ये था वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।